गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रथम अध्याय चल ही रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूं, आपका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का सिलेबस बड़ा है, ठीक है। इस वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में इतिहास में केवल हड़प्पा सभ्यता से ही 17 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। 100 में 17 नंबर, अर्थात आप समझ सकते हैं 17% मिनिमम पूछे गए थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करके चलूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। इतिहास में आपका हड़प्पा सभ्यता ही बड़ा है, इनके अलावा दूसरा अध्याय बड़ा है, फिर आपको छोटा छोटा अध्याय है, ठीक है। तो जो ज़्यादा समय लगेगा प्यारे बच्चों वो आपको प्रथम अध्याय में ही आपको लगेगा, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को कांस्य युग की सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक है। कैसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने बतलाया था, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में, ठीक है। सामाजिक पॉइंट जितना मेन पॉइंट है, चूंकि बहुत सारा मेन पॉइंट आपको निकल करके आता है, तो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो बिहार बोर्ड के लिए ज़रूरी है, तो इन ज़रूरी से मैंने क्या किया कि 40% ज़्यादा करके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ कहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अर्थात आज का जो आपको क्लास होगा उस क्लास में, अर्थात आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में, समाज का स्वरूप कैसा था, ठीक है। समाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति है, धार्मिक बातें हैं, उनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो आपका समाज का क्लास है। तो प्यारे बच्चों समाज का क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर जाइए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, आज मैं सभी पॉइंटों को मैंने लिख दिया, क्योंकि लिखने में बहुत समय आपको निकल जाता है। इसलिए सर्वप्रथम मेन पॉइंट को मैंने लिख दिया, उसके बाद जो बोर्ड मिटाऊंगा फिर आगे मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, समाज का जो पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्ग में प्यारे बच्चों? 4 वर्ग में, ठीक है। अर्थात समाज में जो लोग रहते थे उन लोगों में 4 वर्ग था। जैसे आज अपने भारत में देखिएगा तो जनरल हो गया ना, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, दलित हो गया, ये भी एक प्रकार का वर्ग है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग कौन कौन थे? एक वर्ग था आपका योद्धा। क्या था? योद्धा, यानी पहला वर्ग हो गया योद्धा। कुल मिलाकर के 4 वर्ग थे। एक वर्ग था योद्धा, मतलब युद्ध लड़ने वाला, जो कि लड़ता था, जो कि हड़प्पा सभ्यता को रक्षा करता था, ठीक है। तो अर्थात योद्धा कहिए, सैनिक कहिए, बात बराबर है, ठीक है। ये आपका पहला वर्ग था। दूसरा वर्ग था विद्वान। विद्वान लोग क्या करते थे? कूटनीति अपनाते थे, किस प्रकार से शासन करना है उनके बारे में बतलाते थे, ठीक है। तो दूसरा वर्ग हो गया प्यारे बच्चों विद्वान। तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा? क्योंकि एक सभ्यता को चलाने के लिए आपको किनका जरूरत पड़ता है? तो प्यारे बच्चों व्यापारी का। व्यापारी क्या करता है कि वस्तुओं को बेचता है, ठीक है। तो तीसरा जो वर्ग था आपका था व्यापारी। व्यापारी
ये व्यापारी क्या करते थे, मेसोपोटामिया से वस्तु को लेकर के हड़प्पा में बेचते थे, हड़प्पा से लेकर के मेसोपोटामिया में बेचते थे या मिस्र की सभ्यता में बेचते थे। तो बेचने का जो काम है, वस्तुओं का काम, वह आपको व्यापारी ही करता था। आप देखिएगा कि आपके समाज में यदि कोई व्यापारी ना रहे, कोई दुकानदार ना रहे, तो आपका आवश्यकता का क्या पूर्ति हो पाएगा? नहीं है, ना हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा वर्ग था वह वर्ग था व्यापारी, जिसका काम ही था सामान को बेचना उचना इस प्रकार से। ठीक है, अब जो चौथा जो वर्ग है प्यारे बच्चों, चौथा वर्ग समझना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चौथा वर्ग को कहा जाता था कामगार। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? कामगार। अब ये कामगार क्या होता है, तो आम भाषा में समझिए, जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो शिल्पकार थे, ये सभी कामगार के अंतर्गत आते थे। अर्थात सेवक कहिए, मजदूर कहिए, किसान कहिए, शिल्पकार कहिए, ये सारा का सारा जो छोटा जो वर्ग था, यानी कि कमजोर वर्ग जो था, ये सारा का सारा कामगार कहलाता था। कामगार मतलब क्या है? काम करने वाला वर्ग। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा जो सभ्यता जो है वो 4 वर्गों में विभाजित थी। कितने वर्गों में? तो प्यारे बच्चों 4 वर्गों में। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग में विभाजित है? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता 4 वर्गों में विभाजित है। योद्धा, विद्वान, व्यापारी, कामगार। आप अपने आपको क्या करना है? कॉपी खोलना है, कॉपी खोल करके नोट कर लेना है। नोट करना है हड़प्पाई समाज के बारे में। पहला पॉइंट कॉपी में दीजिएगा और पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग, ठीक है, 4 वर्ग के लोग रहते थे। कौन कौन? मैंने डैश दे करके मैंने लिख दिया, योद्धा, विद्वान, व्यापारी तथा कामगार। समझ गए? योद्धा, विद्वान, व्यापारी तथा कामगार, ये 4 वर्ग हो गए। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। बहुत बच्चा बोलता था कि सर पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देते तो हम नोट कर लेते। आपके रिक्वेस्ट के कारण मैं बोर्ड पे लिखा हूं, नहीं तो मैं ज़्यादातर मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूं। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि हड़प्पा जो समाज था, हड़प्पा समाज का स्वरूप कैसा था? तो प्यारे बच्चों हड़प्पा समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। कैसा सत्तात्मक था? तो प्यारे बच्चों मातृसत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था। अब देखिएगा, बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन किसी से पूछिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का मातृसत्तात्मक जो स्वरूप था, आखिर यह मातृसत्तात्मक स्वरूप क्या है, या मातृसत्तात्मक स्वरूप किसे कहते हैं? नहीं के बराबर कोई आपको बता पाएगा। आपको नेट पर भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि आखिर मातृसत्तात्मक होता क्या है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि मातृसत्तात्मक हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, हुआ यूं कि जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में मिट्टी का बना हुआ स्त्री का मूर्ति मिला। ठीक है, अब स्त्री का क्या मिला प्यारे बच्चों? मूर्ति। ये है स्त्री, तो बाल थोड़ा सा लटका देते हैं, लटका दिए हैं, ये हो गया स्त्री। अब लग रही है। अब ये जो स्त्री है, स्त्री क्या चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी का। तो ऐसा कई सारा मूर्ति मिला। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बाल लटका देते हैं। ठीक है, ऐसा जो है कई सारा मूर्ति मिला जो कि मिट्टी का बना हुआ था। और ये जो मूर्ति था किसका मूर्ति था? तो प्यारे बच्चों स्त्री का। अब जब इनका अध्ययन किया गया बारीकी से तो इतिहासकारों को लगा कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री की प्राधान्यता प्रचुर मात्रा में थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री की प्राधान्यता प्रचुर मात्रा में थी। अर्थात स्त्री हड़प्पा सभ्यता को चला भी सकती है, स्त्री व्यापार भी कर सकती है, स्त्री के पास फुल पावर था। स्त्री के पास क्या था प्यारे बच्चों? फुल पावर था। वो घरों में सिमट करके नहीं रहा करती थी। आज के समय में देखिएगा, गांव सब में जो स्त्री होता है वो घरों में सिमट करके रहती है, अर्थात सिर्फ घर का ही काम करती है, बाहर का काम करती है नहीं करती है। ठीक है, वो बड़ा बड़ा पोजीशन पर रहती है नहीं रहती है। ठीक है, बस वो घर में सिमटी रहती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि स्त्री के पास पूरा छूट था। स्त्री जो है काम धंधा भी कर न सकती थी, सत्ता में भी बैठ सकती थी। आपने देखा होगा कई पुरानी सभ्यता में, जैसे मिस्र की सभ्यता में, वहां भी देखिएगा स्त्री के पास फुल पावर था।
ठीक है। तो स्त्री जो है सत्ता संभाल सकती थी, स्त्री जो है व्यापार कर सकती थी, यानी कि पूरा का पूरा छूट था। तो जिस कारण इसी को देखते हुए इसे कहा गया, क्या कहा गया, तो प्यारे बच्चों इसे कहा गया स्त्री तंत्र। क्या कहा गया? स्त्री तंत्र। ठीक है, अर्थात तंत्र मतलब होता है क्या? तो तंत्र मतलब होता है प्यारे बच्चों चलाना, शासन कहिए। ठीक है, तो स्त्री जो अपने अनुसार चलाती थी इसी को हम लोग कहेंगे स्त्री तंत्र, आपको कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप स्त्री तंत्र कहिए या मातृतंत्र कहिए या इसको मातृसत्तात्मक कहिए, बात बराबर है। ठीक है, या मातृसत्तात्मक कहिए, बात बराबर है। अर्थात कहने का मतलब होता है जब महिला क्या करती है कि वो अपने अनुसार चलाती है, वो काम धंधा, जितना पावर एक पुरुष के पास होता है उतना ही पावर जब महिला के पास चली आएगा और उस हिसाब से महिला कार्य करेगी तो उसी को हम लोग बोलेंगे मातृसत्तात्मक। अर्थात हड़प्पा जो समाज था इसमें मातृसत्तात्मक था। क्या था? तो प्यारे बच्चों मातृसत्तात्मक। इसी मातृसत्तात्मक को हम लोग मातृतंत्र भी बोलते हैं, स्त्री तंत्र भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपके एग्जाम में अर्थात बिहार बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीट मोड में, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? उत्तर क्या हो जाएगा? यदि ऑप्शन आपको दे, ऑप्शन क्या क्या देगा मैं आपको यह भी बता देता हूं। ऑप्शन देगा मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज का स्वरूप था वह स्वरूप था मातृसत्तात्मक। आप लोग कॉपी में नोट करके लिखिएगा, हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब मातृतंत्र या स्त्री तंत्र। अब आपका प्रश्न होता है कि सर पितृतंत्र क्या होता है या पितृसत्तात्मक क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, जब आपको पुरुष का अधिकार होता है, यानी कि जितना पावर महिला का था उतना पावर जब पुरुष के पास आपको चले आता है तो उसे ही हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आपके घर में, ये आपका घर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आपका घर, आपके घर में जो भी बड़ा बड़ा डिसीजन है, जो भी बड़ा बड़ा डिसीजन, जैसे बेटी का शादी करना है, डिसीजन कौन लेगा? पिताजी। बेटा का जमीन का बंटवारा करना है, डिसीजन कौन लेगा? पिताजी। तो सर्वे सर्वा कौन है? पिताजी है। इसलिए इसी हम कहें पितृसत्तात्मक। क्या कहे तो प्यारे बच्चों? पितृसत्तात्मक। जब इसी पिता के जगह जब आपको माँ चलाएगा, क्या आएगा? माँ। तो माँ हर चीज का डिसीजन लेगी, हर चीज का पावर माँ के पास चलाएगा, तब यही आपको कहलाएगा मातृसत्तात्मक। कौन सा सत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। क्योंकि माँ क्या होती है? माँ स्त्री होती है, इसलिए यह आपको हो गया स्त्री तंत्र, यही माँ आपको हो गए मातृतंत्र। ठीक है, तो हड़प्पा जो समाज है इनका स्वरूप कैसा था? तो प्यारे बच्चों आपको मातृसत्तात्मक था। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप नोट करके काफी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं तो इतना लाइन ही लिखने में वीडियो काफी लेंदी हो जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं। अच्छा, मैं इस प्रकार से लिख दिया हूं, आपको ठीक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? लिखने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हड़प्पा वासी है इनके मनोरंजन के क्या साधन थे? अर्थात हड़प्पा वासी आप बेचारे बैठे बैठे तो बोर हो जाते होंगे, खेती वेती करते करते बोर हो जाते होंगे, बेचारे के पास तो मोबाइल था नहीं जो कि टिपी टिपी करेगा आपकी तरह, था नहीं था, तो उनके लिए भी तो कोई मनोरंजन का साधन होना चाहिए ना। तो वे लोग मनोरंजन के तौर पे क्या करते थे? तो वे लोग हड़प्पा वासी मनोरंजन के तौर पे शतरंज खेला करते थे। क्या खेला करते थे? तो प्यारे बच्चों शतरंज। शतरंज तो जानते ही होंगे, जिसको अंग्रेजी में चेस बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए शतरंज खेला करते थे। पांसा जो होता है, जैसे हाथ में ऐसे से लेकर के फेंकते हैं, पांसा क्या बोलते हैं उसको? पांसे का खेल खेलते थे। वे लोग क्या क्या खेलते थे? शतरंज खेला करते थे। शतरंज खेल करके अपना मनोरंजन करते थे। पांसे का खेल खेल करके वे लोग क्या करते थे? मनोरंजन किया करते थे। जिस प्रकार देखिएगा महाभारत में जो पांसा जो खेलता था उसी प्रकार का वे लोग पांसे का खेल खेला करते थे। इनके अलावा वे लोग शिकार भी करते थे, शिकार करके अपना मनोरंजन किया करते थे। आप देखे होंगे रामायण में, महाभारत में जो राजा महाराजा शिकार करके अपना मनोरंजन किया करता था, उसी प्रकार हड़प्पा वासी भी शिकार करता था, पांसे का खेल खेलता था, शतरंज खेलता था और
मछली भी पकड़ता था, और जो मछली जो था वो भी मछली पकड़ पकड़ करके मनोरंजन आपको किया करता था। इस प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता क्या किया करते थे, तो आपको मनोरंजन किया करते थे। ठीक है, इनके अलावा देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चों के लिए मिट्टी का खिलौना भी बना हुआ था। ठीक है, मिट्टी का खिलौना, छोटा छोटा लड़का सब क्या करता था, मिट्टी के खिलौने से वो खेला करता था। ठीक है, आप लोग देखिएगा जब हम लोग छोटे थे तो मिट्टी का भी खिलौना अक्सर बनता था, जिसको हम लोग डिगडिगिया बोलते थे। ठीक है, इस प्रकार से रहता था, दो चक्का लगा रहता था, इस प्रकार से दो लकड़ी लगा रहता था, इसे फंसा करके हम लोग चलाते थे, और ये डिग 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 बजता था। तो ये भी मिट्टी का आपको बना हुआ था। ठीक है, तो मिट्टी का जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, मिट्टी का खिलौना के साथ वो क्या करते थे, तो वे लोग आपको खेला करते थे। ठीक है ना, इस पॉइंट को, इस पर से देखिए ऑब्जेक्टिव कई सारा आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए मैं आपको सारा का सारा पॉइंट में समाज की बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको चौथा प्रश्न है, इस पॉइंट को भी आप लोग कॉपी में काफी अच्छी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है सौंदर्य आभूषण। ये लोग सौंदर्य में भी किसी कम नहीं थे। महिला जो होती है, हड़प्पा वासी जो महिला थी, सौंदर्यता में अपना निखार लाने के लिए आंखों में काजल लगाती थी, लिप पे लिपस्टिक लगाया करती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में काजल, लिपस्टिक, मांगों में भरने के लिए सिंदूर, ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। ठीक है, अर्थात महिलाएं सौंदर्य के लिए काजल लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी। क्या लगाती थी? लिपस्टिक। ठीक है, और वे लोग आभूषण भी धारण करते थे, जैसे गला में आभूषण पहनना, हाथों में पहनना। लेकिन आभूषण में दिक्कत यह था कि आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। ठीक है, अभी देखिएगा जो आभूषण होता है वो सिर्फ ज्यादातर स्त्री ही पहनती है, जैसे गला में, हाथ में कंगन, गला में, सब वो तो स्त्री ही पहनती है। लेकिन हड़प्पा वासी में क्या था, आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहना करते थे। इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से पॉइंट बना दिया कि स्त्री तथा पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों आभूषण धारण किया करते थे। आप लोग देखिएगा, क्या पुरुष आभूषण पहनता है? बिल्कुल पहनता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जैसे विष्णु भगवान हो गए, देखिएगा वे लोग क्या करते हैं, वे लोग आभूषण भी पहनते हैं कि नहीं पहनते? बिल्कुल पहनते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसे भी अपने कॉपी में पॉइंट बना करके आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पांचवा पॉइंट जो आता है, असमानता व्याप्त थी। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, जो असमानता है, असमानता भी देखा गया, अर्थात भेदभाव भी आपको देखा गया। ठीक है, पहला भेदभाव का कारण देखिएगा, शहरे में अभिजात वर्ग के लोग ऊपर में अपना नगर बसाते थे, ऊपर में रहते थे, जबकि दलित निम्न वर्ग के लोग नीचे में रहते थे। तो आवास में पहले ये भेदभाव हो गया। ठीक है, दूसरा, इनका जो कब्र जो देखा गया मरने के बाद, ये भी असमानता, कब्र भी क्या था, असमानता, अर्थात कब्रों में भी असमानता देखे गई। अर्थात इन दोनों को देख करके हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था, असमानता था, अर्थात छुआछूत इस प्रकार का भावना आपको रहा होगा। ठीक है, तो असमानता व्याप्त थी। आवास और कब्रगाह एक जैसा नहीं थे। ठीक है, अब जो आवास है वो कब्रगाह एक जैसा नहीं था, तो इसे देख करके हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में असमानता व्याप्त मात्रा में थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका छठा पॉइंट आपको चले आता है, लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि लोग शाकाहारी भी थे और आपको मांसाहारी भी थे। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। हाँ, ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, इसको भी नोट आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अर्थात जो हड़प्पा वासी है, हड़प्पा वासी सूती वस्त्र भी आपको पहनते थे और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे, यानी कि सूती भी पहनते थे और आपको ऊनी भी पहनते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो क्षेत्र पड़ता है उन क्षेत्र में ठंडा और गर्मी दोनों पड़ते थे, इसलिए वे लोग ऊनी और सूती दोनों पहनते थे। आज भी देखिएगा हम लोग जो है ऊनी और सूती दोनों पहनते हैं। दिसंबर के टाइम में, जनवरी के टाइम में जब आपको ज़्यादा ठंडा होता है तो क्या पहनते हैं, ऊनी पहनते हैं। अब जैसे ही जून जुलाई आएगा, गर्मी पूरा धर लेगा, सूती पहनना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह पॉइंट जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार मैंने ये भी बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये एग्जाम में आएगा, मैं तो बहुत अंदर तक पढ़ा दिया एक्स्ट्रा समझ करके, लेकिन संयोग से इस बार का ये प्रश्न आपको बन गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया।
मैंने सोचा नहीं था कि बिहार बोर्ड भी इतना डीपली करके पूछेगा। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था थोड़ा सा डीपली करके, तो बच्चे आराम से ना बना दिए थे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है, हड़प्पा में 3 प्रकार की मृत संस्कार प्रणाली थी, अर्थात जो मृत प्रणाली थी वह मृत प्रणाली 3 प्रकार की मौजूद थी। अर्थात कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जब मर जाते थे, लोग क्या होते थे जो मर जाते थे, अब मरने के बाद इसका जो दाह संस्कार जो किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाता था, अर्थात मरने के बाद इसका दाह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। कितने प्रकार से था प्यारे बच्चों? 3 प्रकार से। और एग्जाम में पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता के दाह संस्कार के किन्हीं 2 विधि बताएं, किन्हीं 2 विधि, अर्थात 2 विधि लिखना था। हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, जो मेरे छात्र नहीं होंगे वो नहीं बना पाए होंगे, ये 100% मैं श्योरिटी के साथ में कहता हूँ। यदि कोई बना पाया होगा तो चोरी उड़ी कर करके बनाया होगा, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार का दाह संस्कार आपको मौजूद था। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट बना करके लिख दिया, हड़प्पा में 3 प्रकार की मृत संस्कार प्रणाली थी। ठीक है, कितने प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की मृत संस्कार प्रणाली थी। ये 3 प्रकार कौन कौन है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, पूर्ण समाधान, पहला हो गया पूर्ण समाधान, दूसरा हो गया आंशिक समाधान, तीसरा हो गया दाह संस्कार। ठीक है, इनके अलावा भी एक और प्रणाली थी जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर 3 ही आपको दिखा जाता है। ठीक है, तो 3 प्रणाली मैंने इसलिए आपको बता दिया, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। अब आप पूछिएगा कि सर जी तीनों हम नहीं समझे, दाह संस्कार तनी मनी समझ गए कि दाह संस्कार क्या होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण समाधान क्या होता है, आंशिक समाधान क्या होता है, हमको नहीं पता है। तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें ना बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए पूर्ण समाधान क्या होता है, जब लोग मर जाता था हड़प्पावासी, तो हड़प्पावासी जो लोग मर गया, मरने के बाद क्या करता था, उनके शव को उत्तर दक्षिण के दिशा में, ठीक है, उत्तर दक्षिण के दिशा में जमीन के अंदर खड्डा खून देता था, खड्डा खून के जमीन के अंदर गाड़ देता था। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण के दिशा में। तथा उन पर सामान कुछ कुछ रख देता था, जैसे कंघी को रख दिया, कफन से ढक दिया, कंघी उंगी रख देता था। तो इस प्रकार का जो विधि अपनाया जाता था, उस विधि को पूर्ण समाधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान आम भाषा में समझिए, जब मृतकों को जमीन के अंदर में गाड़ देता था, ठीक है, जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में होता है। इस्लाम धर्म में क्या होता है कि मरने के बाद जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो जब जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था तो इसे हम पूर्ण समाधान संस्कार कहते थे। तो जमीन के अंदर भी जो गाड़ता था एक विधि से गाड़ता था। ये लोग उत्तर दक्षिण दिशा में सब होना चाहिए, कफन से ढका हुआ होना चाहिए, कंघी उंगी को रख देता था, इस प्रकार से विधि होता था। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग पूर्ण समाधान आपको कहते थे। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो बी वाला पॉइंट है, बी है आंशिक समाधान। क्या है? तो आंशिक समाधान। अब ये आंशिक समाधान क्या होता है, ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कुछ हड़प्पाई लोग मानते थे कि नहीं, यदि कोई लोग जन्म लिया है तो दूसरे का भला होना चाहिए। दूसरे का क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए, यानी कि कुछ भला करके जाना है। तो जो लोग ऐसा थिंकिंग रखते थे हड़प्पावासी, वो क्या करते थे, जैसे लोग मर गया, अब मरने के बाद क्या करते थे, इस सब को कहीं पहाड़ पर छोड़ दिए, कहीं पेड़ पौधा में जाके लटका दिए। अब ये बेचारा गाछ पर लटकल है, ठीक है, गाछ पर क्या लटकल है, या गाछ पर लटकल है, या कोई जंगल में फेंक दिया, ठीक है, या कोई पहाड़ पर रख दिया। अब रख दिया, अब क्या होता था कि इस चील गीद आता था। चील गीद आया, देखा कि तुझ के खाना तो मेरा पड़ल है, और चील गीद इसको नोच नोच करके खाता था, नोच नोच करके। अब नोच नोच करके चील गीद खाया, खाने के बाद ये कुछ थोड़ा भाग बच जाता था। क्या? तो कुछ भाग बच जाता था, जैसे हड्डी उड्डी हो गया तो कुछ बच गया। तब इस बचे हुए भाग को ये लोग क्या करते थे, तो गाड़ देते थे। ठीक है, बचे हुए भाग को गाड़ देते थे। इससे क्या होता था कि पक्षियों को खाना मिल गया, पक्षी को क्या मिल गया, भोजन मिल गया। ठीक है, तो
इस प्रकार अब कुछ जैसे हड्डी उड्डी है तो खा नहीं पाएगा पक्षी, तो कुछ बचे हुए भाग को जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब ये जो विधि कहलाता था, यही विधि आपका था आंशिक समाधान विधि। क्या था? तो आंशिक समाधान विधि। समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कमेंट करके बोलिए, ठीक है। अब आपका तीसरा बच जाता है, तीसरा है दाह संस्कार विधि, ठीक है। अब ये दाह संस्कार विधि क्या है? तो सबसे आसान जो हम लोगों के साथ होता है, जैसे मैं भी जब मैं भी मर जाऊंगा तो मेरा बेटा क्या करेगा? पता नहीं। मेरा बेटा क्या करेगा? हमको लेगा, चिता पर बिठाएगा, सुताएगा, आग लगा देगा और मैं जल जाऊंगा, जल करके राख बन जाऊंगा और इस राख को क्या करेगा? गंगा जी में बहा देगा या कोई नदी में बहा देगा। तो इस प्रकार की विधि को ही हम लोग बोलेंगे दाह संस्कार। क्या बोलेंगे? दाह संस्कार प्रणाली। आप लोग सुनते होइएगा कि मरने के बाद अब उसका दाह संस्कार होगा। तो दाह संस्कार विधि में यही होता है कि मृतक को जला दिया जाता है, जलाने के बाद उसका जो राख होता है उसको नदी में या तालाबों में उसको भसा दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपका हो गया हड़प्पाई समाज। समाज के बारे में जो जो मेन पॉइंट था, मैंने आप सभी को मेन पॉइंट, हर एक पॉइंट को मैंने बता दिया। इसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बार 2022 में यह प्रश्न आपको आया था, तो इसलिए आप लोग इसको पॉइंट बना करके रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आज ही हम लोग देखेंगे हड़प्पाई संस्कृति। संस्कृति को भी देख लेते हैं। देख रहे थोड़ा सा समय कितना हो गया, अभी समय है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हड़प्पाई संस्कृति, अब देखिए हड़प्पाई संस्कृति बोलिए या हड़प्पाई या धार्मिक कहिए या धार्मिक, दोनों बात बराबर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक या हड़प्पा संस्कृति दोनों क्या है? तो प्यारे बच्चों, दोनों का दोनों बात बराबर है। किसी भी प्रकार का समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार मार्क बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग आते हैं पहले पॉइंट पे, ठीक। कौन कौन बच्चे ज्योग्राफी पढ़े हैं? जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़े हैं, मैंने उसे बताया था, क्या बताया था कि पहले जब इंसान बकलोल था, ज्ञान व्यान कुछ था नहीं, अर्थात क्या था? आदि मानव था। तो आदि मानव था तो बेचारा जो इंसान है पर्यावरण पे डिपेंड रहा करता था, तो इसलिए पर्यावरण को पूजता था और खुद को पर्यावरण का दास समझता था, ठीक है। तो वे लोग क्या करते थे? तो पर्यावरण की पूजा आपको किया करते थे। तो सेम कंडीशन हड़प्पा सभ्यता में भी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो पूरा का पूरा पर्यावरण पर ही निर्भर किया करते थे, इसलिए वे लोग पर्यावरण का अत्यधिक पूजा करते थे। क्या करते थे? तो पर्यावरण का अत्यधिक पूजा करते थे, ठीक है। अब पर्यावरण में देखिएगा, जैसे हो गया पेड़, उस पेड़ को हड़प्पा वासी पूजा करता था जो पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता था, ज्यादा हवा देता था। अब ज्यादा हवा कौन देता है? पीपल। पीपल अर्थात हड़प्पा वासी पीपल के पेड़ का पूजा करता था। और क्या? बरगद, अर्थात हड़प्पा वासी बरगद के पेड़ का पूजा करता था, ठीक है। तो इस प्रकार हड़प्पा वासी क्या करते थे? तो वृक्षों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो वृक्षों की पूजा करते थे, ठीक है। यहां तक पहला पॉइंट समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं इसे ब्लू पेन से लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा वासी क्या थे? आध्यात्मिक से ये आध्यात्मिक थे, यानी आस्था से जुड़े हुए थे। वे लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, एकदम पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ में सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले देखिएगा तो यह आपको पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इनका अत्यधिक पूजा करते थे, ठीक है। अब भी देखिएगा, खुद हम लोग आज भी जो है पर्यावरण की पूजा करते हैं। आपका जब शादी होगा,
आम महुआ होगा तो आम का पेड़ का पूजा करिएगा, बरगद का पेड़ का पूजा करिएगा, पीपल का पेड़, आज भी देखिएगा तो पीपल का पेड़ का पूजा होता है, बरगद का पेड़ का पूजा होता है, अर्थात तो वो पेड़ों का ज़्यादा पूजा होता है जो पेड़ हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि ये लोग पीपल, बरगद, इन सभी का पूजा पाठ आपको करते थे। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, ये लोग शिव की उपासक थे। किसके? शिव की, अर्थात ये लोग शिव भगवान की पूजा करते थे, अर्थात शिव की पूजा, ये लोग शिव भगवान की पूजा पाठ आपको करते थे। कारण क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में एगो मूर्ति मिला था, इस मूर्ति का 3 गो मुंह था। कितना मुंह? 3 गो है, देखो, और तीनों पे एगो एगो सींग था। कितना था? 3 सींग। अब ये पालथी मार करके बैठे हुए थे। कैसे कैसे बैठे हुए थे? पालथी मार करके बैठे हुए थे, और शायद बाघ का कोई जो है, क्या बोलते हैं, बाघ का जो जैसे चमड़ा जो होता है उस प्रकार से इसमें था। तो इसको देख करके इतिहासकारों ने कहा कि ये निश्चित ही, या किसकी प्रतिमा है? तो ये निश्चित ही भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, यह निश्चित ही भगवान शिव की प्रतिमा है, अर्थात हड़प्पावासी शिव भगवान का हड़प्पावासी शिव भगवान का भी पूजा पाठ आपको किया करते थे। ठीक है, तीसरा नंबर पर आता है अग्नि पूजा। ये लोग अग्नि का भी, आग का भी पूजा किया करते थे, पूजा पाठ आपको किया करते थे। चौथा पॉइंट आता है लिंग पूजा। लिंग पूजा, योनि पूजा। हड़प्पावासी लिंग पूजा और योनि पूजा में भी आपको विश्वास रखते थे। ये लिंग पूजा और ये योनि पूजा दोनों आपको किया करते थे। आज भी देखिएगा हमारे समाज में भी अभी भी आपको लिंग पूजा होता है। जैसे देखिएगा शिवलिंग जी का आज भी हम लोग पूजा है ना करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। योनि पूजा भी आपको हुआ करता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि लिंग के आकार का भी काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। तो वस्तुतः देखा गया कि हड़प्पावासी लिंग की पूजा आपको किया करते थे, और कई जगह आपको एक पत्थर टाइप का छल्लेदार अवस्था में इस प्रकार आपको छल्लेदार आपको मिला था। तो इसको देख करके आपको लगा कि जैसे ये आपको क्या है, जैसे जिस प्रकार आपको योनि है, अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योनि पूजा भी आपको हुआ करता था। ठीक है, आज भी देखिएगा तो हमारे समाज में भी यह दोनों प्रथा आपको चलता है। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया लिंग पूजा और योनि पूजा। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका निकल करके आता है। पांचवा पॉइंट क्या होगा? सोचिए क्या होगा? पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि देखिए, जो लोग पूजा पाठ करते ज्यादा, यहां तक तो अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अब भी देखिएगा अपने घर में कि आपकी मम्मी दादी बहुत पूजा पाठ करते हैं। देखिएगा बहुत पूजा करती है, जिनके घर में ज़्यादा पूजा करती बहुत ज़्यादा। अगर में कोई 1-2 बार अशुभ कार्य हो जाए, 1 बार 2 बार यदि हो जाए, तो दादी माँ के मुंह से या फिर मम्मी के मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा? लगता है कि कोई डाइन कर दिया है कि नहीं? लगता है कोई डाइन कर दिया है या कोई भूत पिशाच का साया है। इस प्रकार से देखे हैं कि नहीं देखे कि निकलता है कि नहीं निकलता है। अर्थात इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था कि ये लोग जो है जादू टोना भूत प्रेत को मानते थे, और जो भूत प्रेत को मानते थे तो निश्चित ही क्या होगा, भूत का इलाज करने के लिए भगत आएगा, और भगत क्या करेगा? जादू टोना करेगा, अंतर मंत्र से जादू टोना। अर्थात हड़प्पावासी जादू टोना में विश्वास रखते थे। ये पॉइंट आपको होगा, जादू टोना। ठीक है, हड़प्पावासी जो है वो जादू टोना में क्या रखते थे प्यारे बच्चों? जादू टोना में आपको विश्वास रखते थे। ठीक है, यहां तक आपका पॉइंट हो गया। इनके अलावा देखिएगा कि बहुत कुछ देखा गया जिनमें से जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का साक्ष्य नहीं मिला। अतः कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विष्णु भगवान का पूजा नहीं होता। नोट करके लिख लीजिएगा, विष्णु भगवान का पूजा
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विष्णु भगवान का पूजा नहीं होता था। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस भगवान का पूजा नहीं होता था। उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु। उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु। जबकि शिव भगवान का पूजा होता था, बिल्कुल शिव भगवान का पूजा आपको होता था। ठीक है। इनके अलावा यदि मैं और की बात करूं तो यहां पशु पूजा भी होता था। क्या? तो प्यारे बच्चों, पशु पूजा यानी पशुओं का भी पूजा होता था। कहाँ? तो आपको हड़प्पा सभ्यता में। आज भी देखिएगा तो भारत में भी पशु पूजा होता है। क्या हम लोग गौ माता का पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल पूजा करते हैं। ठीक है। तो पशु पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होता था। इनके अलावा और मैं छोटी छोटी मैं बात करूं तो वृक्ष पूजा हो गया, बरगद पील। यहाँ पर कौन कौन सा पूजा हो गया? तो प्यारे बच्चों, वृक्ष पूजा। ठीक है। तो पीपल, बरगद, नीम भी ज़्यादा हवा देता है तो नीम का भी पूजा है ना, हो गया नीम का पेड़ का। तो वृक्ष पूजा। ठीक है। वृक्ष पूजा होता था। वृक्ष पूजा में कौन कौन वृक्ष का? पीपल, बरगद, नीम। ठीक है। उनके अलावा योग, उनके अलावा शिव की उपासना, फिर से मातृ देवी का भी उपासना होता था, मातृ देवी का। ठीक है। अर्थात महिला का भी पूजा होता था। ठीक है। चूंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा जो सभ्यता था वह मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक। ठीक है। तो यहां मातृ क्या था? मातृ देवी की उपासना, अर्थात मातृ देवी की उपासना। उपासना मतलब पूजा, मातृ देवी की पूजा। ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। अभी मातृ देवी कौन होगी? स्त्री होगी। तो ये लोग स्त्री का भी पूजा आपको किया करते थे। ठीक है। हुआ क्या था कि इसी मातृ देवी का आपको मूर्ति मिला था, मिट्टी का बना हुआ। ये कई मतलब कि कई आपको मूर्ति बनाता था। तो निश्चित ही मूर्ति क्यों बनाएंगे? पूजा पाठ करने के लिए स्त्री का। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी स्त्रियों के भी क्या करते थे? तो पूजा पाठ किया करते थे। आज भी देखिएगा, क्या हम लोग करते हैं पूजा? बिल्कुल करते हैं। दुर्गा माँ हो गई, वो भी तो स्त्री है, पूजा करते हैं कि नहीं करते? पूरा पूरा दुर्गा माँ का देखिएगा बहुत कोई भक्त है। वैष्णो देवी हो गया, काली पूजा हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, है कि नहीं? सरस्वती पूजा हो गया, जो कि घरे घर होता है, सरस्वती पूजा हो गया। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ पूजा आपको प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी। ठीक है। तो मातृ पूजा समझ गए क्या होता है? स्त्रियों की पूजा। ठीक है। जिस प्रकार सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये भी एक प्रकार का मातृ देवी की आपका उपासना है। ठीक है ना। उसके बाद और क्या पॉइंट हो जाएगा? लिंग पूजा भी हो गया, मातृ देवी, शिव पूजा, योग में विश्वास। ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आपको पॉइंट आपको काफ़ी है। ठीक है। यहाँ तक आपका धार्मिक बातें है ना, हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको धार्मिक बातें बता दिए और सामाजिक बातें हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है। समय देख रहे हैं, चलिए समय आपका है। पिछले क्लास में क्या हुआ था कि बताते बताते नेट आपको चला गया। तो नेट चला गया था तो एक पॉइंट आपको अटक गया था। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि वह पॉइंट था कि हड़प्पा सभ्यता को हम शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कैसे थी, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम आपको बता ही देते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे? ठीक है। यहीं पर आपका वीडियो अटका था कल के, यानी कि इससे पिछले के क्लास में। तो मैंने आप सभी को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में नियोजित ढंग से एक नगर का निर्माण किया जाता था। नगर को 4 दीवारी से घेर दिया जाता था, अर्थात किलाबंद कर दिया जाता था। ठीक है। किलाबंद नगर को कर दिए, लॉक कर दिए, ताकि पहला बाढ़ से बच सके और आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से बच सके। ठीक है। नगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था कि नहीं बिछा हुआ था। सड़कों के किनारे नाली बना हुआ था। नाली को
पत्थरों या शिलाओं से ढक दिया जाता था। घर 1 मंजिला, 2 मंजिला और कहीं कहीं तो बहुमंजिला था, यानी 3-3 महल का इमारत था। घर में रसोई होता था, अन्नागार होता था, स्नानागार होता था, कुआं होता था, रोशनदानी होता था। इस प्रकार का पूरा व्यवस्था था। घर का गंदा पानी छोटी नाली में जाता था, छोटी नाली से मेजी नाली से बड़ी नाली में जाकर के नगर के बाहर आपको निकल जाता था। सड़क यदि मैं देखूंगा तो सड़क जो अधिकतम चौड़ाई जो था आपको यह था 9.15 मीटर, जिसे इतिहासकारों ने क्या कहा तो राजपथ कहा। ठीक है, इनके अलावा अन्य सड़कें भी थी जो लगभग 2 फीट से लेकर के 4 फीट तक का आपको हुआ करता था। ठीक है, जिन्हें कहते हैं गली में। सड़कों के किनारे ऊंचा चबूतरा बना हुआ था, जहां पर लोग सब्जी उब्जी बेचा करते थे, फल वल कपड़ा लत्ता बेचा करते थे। ठीक है, सड़कें जो है ईंटों का बना होता था। ये ईंट धूप से पकाई हुई ईंट होती थी, अर्थात ईंट कच्ची होती थी। कैसे होती थी? कच्ची होती थी। ठीक है, उस प्रकार नगर में एक देखिएगा अनाज को रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में अन्नागार मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद सड़क में व्यापार करने का भी व्यापार भी काफ़ी उच्चतम कोटि का था। यहाँ साक्षरता दर भी थी, अर्थात यहाँ लोग पढ़े लिखे भी होते थे, तभी तो हमें यहाँ क्या मिले? साक्ष्य मिले, लिपि मिले, जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। अर्थात इन सभी को देख करके हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक निश्चित ही क्या होगी? एक निश्चित ही नगरीय सभ्यता होगी, क्योंकि जितना नगर में आज हम लोग देख रहे हैं वस्तुतः उतना भी यहाँ क्या था? सारा चीज आपको विराजमान था। अतः हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रहने के लिए देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता अर्थात कल के क्लास में हड़प्पा सभ्यता का हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी को जानेंगे, जिसमें शिल्प कला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समय मिलेगा तो पतन भी कल ही देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने यदि हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें पूरे साल 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज सिलेबस को अंत में समाप्त किया जाएगा। प्रश्न उत्तर के नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ में MBBI VBI बताए जाएंगे। सिर्फ यदि आप मेरा चैप्टर वाइज MBBI ही पढ़ लीजिएगा तो 80% आराम से चलाएगा। ठीक है, अक्टूबर में निःशुल्क गैस क्वेश्चन देगा। उस समय गैस क्वेश्चन का फी 1000 रहता है, आपको फ्री में आपको दिया जाएगा और रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये लग रहे हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। मात्र 1500 में पूरा 5 विषय अच्छे से पढ़िए। ऑफलाइन जाइएगा तो कहीं भी जाइएगा तो 700 का मंथली आपको लेगा ही लेगा, ऊपर से कम 500 रुपया एडमिशन फी चार्ज। धन्यवाद।